तो पीएच जो है पीएच इंडिकेट करता है किसी भी सब्सटेंस की एसिडिटी या बेसिसिटी। तो उसके लिए एक सोरेनसन स्केल होता है, तुमको पता होगा 1 to 4, 0 to 14 तक का, ठीक है। 7 जो है वो न्यूट्रल पॉइंट है कि पीएच ना तो एसिडिक है ना तो ज्यादा बेसिक है। 7 के ऊपर अगर रहती है वैल्यू तो वो हो जाता है, वो इंडिकेट करता है कि सब्सटेंस कैसा है, एसिडिक के बेसिक। 7 के ऊपर एसिडिक की बेसिक, बेसिक। 7 के नीचे एसिडिक। तो पीएच अगर 7 के ऊपर जा रहा है मतलब कि बेसिक है सब्सटेंस, पीएच की वैल्यू अगर 7 के नीचे है मतलब सब्सटेंस एसिडिक है। और नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन मतलब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन से उल्टा चलेगा। अगर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो पीएच की वैल्यू कम होगी और सब्सटेंस एसिडिक होगा, क्योंकि हाइड्रोजन आयन एसिड से आता है। और हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो पीएच की वैल्यू ज्यादा होगी और सब्सटेंस जो है वो बेसिक रहेगा, ठीक है। इसके बाद पीएच को मेजर करने की 3-4 मेथड्स हैं। ये वाला जो पार्ट है ना पीएच का, मैं इसको शॉर्ट में ले रही हूँ। इसके बाद में तुमको बफर्स है, तो वो बफर्स के इक्वेशंस और वो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं ज्यादा डिटेल में कराऊंगी। पीएच को डिटरमाइन करने के लिए तीन मेथड्स है बेसिकली। एक होता है पीएच पेपर। पीएच पेपर में क्या होता है, ऐसे स्ट्रिप्स जैसी आती है, तो कुछ ऐसा स्ट्रेट रहेगा या ऐसा भी हो सकता है या ऐसा स्ट्रेट हो सकता है। ऐसे उसमें कलर्स होते हैं अलग अलग शेड में, और इसके ऊपर ऐसे अगर देखेंगे तो ऐसे ये भी होता है, यहाँ पे ऐसे डिफरेंट शेड्स दिखते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जो भी हमारा सोल्यूशन है जिसका हमको पीएच डिटरमाइन करना है, तो उसके कलर को ये रिंग के कलर के साथ मैच करते हैं। और ये जो है यहाँ पे इसमें क्या होता है, पूरा जो हमारा 0 to 14 का स्केल है वो इसके ऊपर वो स्केल होती है। तो वहां पे सपोज यहाँ पे कुछ तो 7 to 8 लिखा है, या थोड़ी कम रेंज वाले भी आते हैं, 0.1 to 0.1 to 1 ऐसा भी आ सकता है। तो यहाँ पे मतलब अगर हमारे सॉल्यूशन का कलर इससे मैच हो गया, मतलब हमारे सॉल्यूशन का पीएच कितना है, सपोज ये 0.1 है तो हमारे सॉल्यूशन का पीएच 0.1, सपोज ये 6 है तो हमारे सॉल्यूशन का पीएच 6। ये एक सबसे सिंपल मेथड है। जैसे कुछ प्रैक्टिकल्स होते हैं जहाँ पे हमको एग्जैक्ट पीएच वैल्यू नहीं चाहिए होती है कि 7.4 हो या ऐसा। एक ऐसा होता है कि एक रेंज होता है कि सपोज थोड़ा सा हमें सॉल्यूशन एसिडिक चाहिए या हमको थोड़ा सॉल्यूशन बेसिक चाहिए। तो जब हमें ऐसे प्रैक्टिकल्स में कभी रफ एस्टिमेट वाला पीएच चाहिए तो वहां पर ये पीएच पेपर यूज कर सकते हैं। ऐसी स्ट्रिप भी आती है, वो स्ट्रिप के ऊपर कलर्स होता है, तो आपका जो भी सॉल्यूशन का कलर आ रहा है वो आप उसके साथ में मैच करके उसका जो कलर है जो पीएच है करेस्पॉन्डिंग, तो आपके सॉल्यूशन का पीएच हो जाएगा। उसके अलावा एक इलेक्ट्रॉनिक मेथड होती है, उसमें सेल होता है। अगर तुम केमिस्ट्री लैब में जब प्रैक्टिकल होगा तो वहां देखना एक पीएच मीटर लगा हुआ है, पोटेंशियल मीटर। तो उसमें तो सिंपल उसका अपना एक मैकेनिज्म है, वो मैंने नोट्स भेजे हुए हैं। एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड, एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, वो उससे मेजर करते हैं। उसके हमको डिटेल में नहीं जाना है अभी, तो वो तुमको सेकेंड ईयर है आज, तो वो तुमको उसमें वहाँ पर एक उसमें हमने जब प्रैक्टिकल करते हैं तब सिंपली एक बीकर है, उसके अंदर वो इलेक्ट्रोड लगा हुआ रहता है, हम अपना सोल्यूशन डालते हैं, हमको ऑटोमेटिकली डिजिटली वहाँ पर रीडिंग मिल जाता है। उसके अलावा एक कैलोरी मीटर करके इंस्ट्रूमेंट होता है, कैलोरीमेट्री की एक मेथड होती है, उसमें भी कलर मैचिंग होता है। वहाँ पे क्या करते हैं, या तो विजुअली करते हैं कलर मैचिंग, या फिर एक इंस्ट्रूमेंट होता है कलरीमीटर नाम का, उसमें दो ऐसे स्क्वायर ऐसे ट्यूब्स होते हैं, उसके अंदर हमारा सैंपल डालते हैं और उस सैंपल के अंदर कोई डाई डालते हैं जिससे कि उसमें कलर आता है। और वो कलर डिपेंड करता है वो सॉल्यूशन का पीएच कितना है, उस पर डिपेंड करेगा कलर। उसके बाद में वो जो ट्यूब्स रहते हैं उनको उस इंस्ट्रूमेंट में रख देते हैं, और उसके अंदर एक डिस्क होती है जिसमें कलर्स ऑलरेडी होते हैं। और वो जो कलर है, जैसे ये पीएच पेपर पे है कि जो कलर वहाँ पे दिख रहा है वो कुछ तो पीएच को इंडिकेट कर रहा है, तो वो डिस्क को रोटेट करते हैं, वो डिस्क का कलर और हमारे ट्यूब का कलर जब मैच हो जाएगा तो इसका मतलब हमने जो सोल्यूशन डाला है उसके अंदर उसका वो कलर है। तो इसका नाम है कलरीमेट्री, क्योंकि कलर से हम उसको डिटेक्ट करते हैं मैचिंग से। है ऐसा ही, लेकिन वो एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट हो जाता है कलरीमेट्री जब हम कलरी मीटर यूज करते हैं। तो ये एक मेथड है। 1 सेकेंड, कौन सी क्लास है? सेकेंड ईयर लेक्चर है। तो ये कुछ तो ये कुछ जनरल मेथड्स हैं
पीएच को डिटरमाइन करने की, ठीक है। पीएच क्यों इंपॉर्टेंट होता है डिटरमाइन करना, क्योंकि जैसे हमने सोल्युबिलिटी चैप्टर पढ़ा था, उसमें मैंने तुम्हें एक फैक्टर अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी में बताया था कि एक फैक्टर होता है पीएच। बहुत सारे सब्सटेंसेस हमारे, एक चीज हमेशा याद रखना कि जो ड्रग्स हम लोग यूज करते हैं ना, ज्यादातर ड्रग्स जो है या तो वीकली एसिडिक होते हैं या तो वीकली बेसिक होते हैं। क्योंकि वो वीक एसिड या वीक बेस होते हैं, तो जो उनकी सोल्युबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करती है पीएच के ऊपर। अगर वीकली एसिडिक ड्रग है तो कैसे पीएच में ज्यादा सोल्यूबलाइज होगा? अगर वीकली एसिडिक ड्रग है तो कैसे पीएच में ज्यादा डिसॉल्व होगा, उसकी सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है ना हमने सोल्यूबिलिटी। हमेशा याद रखना, अगर एसिडिक ड्रग है, एसिडिक ड्रग हमेशा बेसिक पीएच में ज्यादा सोल्यूबल होता है और बेसिक ड्रग हमेशा एसिडिक पीएच में ज्यादा सोल्यूबल होता है, ठीक है। तो अगर ड्रग हमारा एसिडिक है, वीकली एसिडिक ड्रग है, तो अगर हम उसको किसी ऐसे सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट में डिसॉल्व करें कि जिसका पीएच ज्यादा हो, मतलब जिसका पीएच कैसा हो, बेसिक हो, तो वो ड्रग उस सॉल्यूशन में जल्दी डिसॉल्व होगा। अगर हमारा ड्रग वीकली बेसिक ड्रग है, तो अगर हम इसको ऐसे सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं जिसका पीएच एसिडिक हो, या जिस सॉल्यूशन में हम उस ड्रग को डिसॉल्व कर रहे हैं अगर हम उसका पीएच बढ़ा दें, आप एसिड ऐड करो तो पीएच कम हो जाएगा, बेस ऐड करोगे तो पीएच ज्यादा हो जाएगा। तो अगर कोई वीकली बेसिक ड्रग है तो इसके केस में अगर हम पीएच जो है, पीएच को मतलब एडजस्ट करके हम सोल्यूबिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसका मतलब ड्रग्स की सोल्यूबिलिटी को इन्फ्लुएंस करता है पीएच, इसलिए पीएच इंपॉर्टेंट है। देन कुछ ड्रग्स के केसेस में उनकी जो स्टेबिलिटी होती है उस पर इन्फ्लुएंस होता है पीएच का। किसी पर्टिकुलर पीएच पे वो अच्छे स्टेबल रहते हैं, किसी पर्टिकुलर पीएच पे उनकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। स्पेशली जब लिक्विड डोसेज फॉर्म्स वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पे कई बार हमको जो ओवरऑल डोसेज फॉर्म है उसकी पीएच को एडजस्ट करना होता है, क्योंकि पीएच जो है वो सोल्यूबिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जिस पीएच पे सोल्यूबिलिटी प्रॉपर रहेगी वो वाला पीएच हमको एडजस्ट करना होता है। देन उसके अलावा मतलब फार्म्स, मतलब जो भी हमारे डोसेज फॉर्म्स है, स्पेशली लिक्विड डोसेज फॉर्म्स, पीएच एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उसके लिए। इसलिए हमारे लिए पीएच का डिटर्मिनेशन और डिटर्मिनेशन, चलो हमने डिटरमाइन तो कर लिया पीएच कितना है, बट अभी मैंने कहा कि पीएच बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सपोज आपने डोसेज फॉर्म बनाया, उस डोसेज फॉर्म का एक पर्टिकुलर पीएच पे वो ड्रग बहुत अच्छे से सोल्यूबल है, अगर वो पीएच हम, एक आपने डोसेज फॉर्म बनाया, जो भी उसके लिए आपको पीएच चाहिए कि जो ड्रग है वो डिसॉल्व हो सके, वो स्टेबल रहे, ऐसा पीएच आपने उसका बराबर एडजस्ट कर दिया डोसेज फॉर्म का। लेकिन अब क्या होगा, डोसेज फॉर्म बनाने के बाद में, डोसेज फॉर्म का जब मार्केटिंग और सब होता है तो इधर डोसेज फॉर्म बना और उधर पेशेंट को एडमिनिस्टर हो गया, ऐसा तो होता नहीं है। काफी सारा बीच में टाइम भी होता है और मतलब जहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहां से निकल के पेशेंट तक पहुंचने तक उसका बहुत सारा हैंडलिंग होता है, अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग कंडीशंस उसको मिलती हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि आपने तो एक पीएच पे बराबर पीएच पे बना दिया, लेकिन ये जो सारी सिचुएशंस होगी, ये सारी कंडीशंस में पीएच जो है वो कम ज्यादा हो सकता है। सपोज आपने स्टेबिलिटी के लिए पीएच एडजस्ट किया था, एक पर्टिकुलर सपोज बेसिक पीएच आपने किया था, लेकिन वहां पे क्या हुआ, कुछ रीजंस की वजह से पीएच थोड़ा सा कम हो गया। अब क्या होगा, सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी, वो ड्रग प्रेसिपिटेट होकर बाहर आने लगेगा। स्टेबिलिटी, आपने एक पर्टिकुलर पीएच एडजस्ट कर दिया था, वो पीएच पे आपका डोसेज फॉर्म बढ़िया स्टेबल था, लेकिन अब क्या हुआ, उसकी पीएच चेंज हो गया, उसकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो डोसेज फॉर्म सब जो हम बनाते हैं या किसी भी सब्सटेंस में कहीं पर भी पीएच को मेंटेन करने के लिए, मतलब एक आपने कोई सब्सटेंस है आपके पास में जिसका एक पर्टिकुलर पीएच है, अब इस सब्सटेंस में अगर कुछ भी एसिडिक चीज ऐड हो गई तो पीएच कम हो जाएगा, कुछ भी बेसिक चीज ऐड हो गई तो पीएच बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर रोल आता है बफर्स का। आपका जो चैप्टर है इसका नाम क्या है, पीएच एंड बफर्स। तो पीएच तो ये हो गया कि पीएच क्या होता है, कैसे डिटरमाइन करते हैं। अब डिटरमाइन और क्यों डिटरमाइन करते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोल्यूबिलिटी, स्टेबिलिटी और भी बहुत सारे फैक्टर्स है कि वो तुमको मैंने नोट्स भेजे तो एप्लीकेशंस का तुमको दिखेगा। तो हम इसके लिए पीएच जो है वो हमने प्रॉपर एडजस्ट किया है। अब सेकेंड टर्म जो पीएच एंड बफर्स जो पार्ट है, सेकेंड आपका जो चैप्टर का सेकेंड पार्ट है, आपने तो पीएच एडजस्ट कर लिया, लेकिन अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि ये पीएच मेंटेन रहे। अगर थोड़ा सा भी एसिड ऐड हो गया तो
पीएच कम हो जाएगा, थोड़ा सा बेस ऐड हो गया तो पीएच बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ पर रोल आता है बफर्स का। बफर्स ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिनमें अगर हम थोड़ा सा एसिड ऐड करें या थोड़ा सा बेस ऐड करें तो उनका पीएच चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंसिडर करें सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड एक सब्सटेंस है। आपको पता है सोडियम क्लोराइड क्या होता है? व्हाट इज सोडियम क्लोराइड? कॉमन सॉल्ट, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड का अगर हम सोल्यूशन बनाते हैं 1 ml, 1 नॉर्मल सोल्यूशन, नहीं सॉरी, सोडियम क्लोराइड का हमने एक सोल्यूशन बनाया, 1 लीटर सोल्यूशन बनाया है वाटर में। अच्छा, नॉर्मेलिटी मोलारिटी ये सब चीजें याद है, समझी है ना? उसकी मैंने वीडियो भी सेंड किया था तुमको, समझ गई है ना? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, तुमको आगे प्रैक्टिकल्स में सिर्फ सूटिक्स नहीं, केमिस्ट्री वगैरह में भी काम आएगा, ठीक है। तो सपोज हमने एक सोल्यूशन बनाया सोडियम क्लोराइड का। उस सोल्यूशन में अगर आप सिर्फ 1 ml 1 नॉर्मल HCl ऐड कर दो, 1 लीटर का सोल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का, उसका pH है 7, ठीक है। उसमें अगर हम सिर्फ 1 ml 1 नॉर्मल सोडियम सॉरी HCl अगर ऐड कर दें तो उसका pH जो है 7 से 3 पे आ जा रहा है। मतलब क्या हुआ? pH कम हो गया, मतलब वो पूरा सोल्यूशन कैसा हो गया? अभी एसिडिक। सिर्फ 1 ml हमने सोल्यूशन था कैसा? 7 pH, मतलब न्यूट्रल था, ना एसिडिक ना बेसिक। उसमें सिर्फ 1 ml हमने 1 नॉर्मल HCl ऐड कर दिया तो pH कितना हो गया? 3। यानी वहां पे pH कितना ज्यादा कम हो गया, यानी वो सब्सटेंस ही एक तरह से एसिड अपने आप में एसिड बन गया। तो इसका मतलब सिर्फ 1 ml HCl ऐड करने से pH में इतना चेंज आया। वही अगर हम उसमें 1 ml 1 नॉर्मल NaOH ऐड कर दें तो pH जो है 11 तक इंक्रीज हो जा रहा है। मतलब क्या हुआ? बहुत ज्यादा बेसिक हो गया। तो इसका मतलब 1 लीटर हमारा सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का, उसमें अगर 1 ml HCl आ गया या 1 ml NaOH आ गया तो pH में कितना ज्यादा चेंज आ गया है। तो यहाँ पर रोल आता है बफर्स का। बफर्स ऐसे सिस्टम्स होते हैं कि अगर कोई सॉल्यूशन में हम बफर ऐड करके रख दें, आपने कई जगह पढ़ा होगा बफर्ड एक्वस सॉल्यूशंस, बफर्ड सिस्टम्स, बफर। तो अगर हम ये जो हमारा था सॉल्यूशन, इसी में अगर हम बफर ऐड करें या बफर सिस्टम्स होते हैं, आप उसको अगर बफर को ऐड कर दो तो बफर ऐड करने के बाद क्या होता है कि उस पूरे सॉल्यूशन में अगर हमने थोड़ा सा एसिड ऐड किया या थोड़ा सा बेस ऐड किया तो उसका pH चेंज नहीं होता। मतलब यहाँ क्या हुआ? 1 ml हमने डाला एसिड तो एकदम से पूरा सब्सटेंस एसिडिक हो गया, थोड़ा सा बेस डाला तो पूरा का पूरा सब्सटेंस बेसिक हो गया। लेकिन अगर यहाँ अगर इसमें बफर एडेड हो, बफर जो सब्सटेंस है, बफर अगर एडेड हो तो बफर ऐड करने के बाद अगर आप थोड़ा सा एसिड डालो या थोड़ा सा बेस डालो तो वहां पे pH का कोई भी चेंजेस नहीं होता। इसका मतलब हमारे सॉल्यूशन को हमने एक पर्टिकुलर pH पे प्रिपेयर किया है सिस्टम को, उसका उस pH को मेंटेन करने के लिए हम उसमें क्या ऐड करेंगे? बफर। तो बफर जैसे pH बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे ही बफर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस pH पे आप बना तो लोगे लेकिन उस pH को मेंटेन करने के लिए हमें क्या चाहिए? बफर, कि वो pH जो है वो चेंज ना हो। तो वहाँ पे बफर सिस्टम आता है। तो नाउ वी स्टडी इन डिटेल अबाउट व्हाट इज बफर सिस्टम एंड हाउ डज इट एक्ट। मतलब एसिड ऐड कर रहे हो मतलब आप क्या ऐड कर रहे हो? हाइड्रोजन आयंस। बेस ऐड कर रहे हो मतलब आप क्या ऐड कर रहे हो? हाइड्रोक्सिल आयंस। तो मतलब जो भी हाइड्रोजन आयंस हम ऐड कर रहे हैं, भले ही हमने ऐड किया हाइड्रोजन आयंस लेकिन pH कम नहीं हो रहा। भले ही हमने हाइड्रोक्सिल आयन ऐड किए, हाइड्रोक्सिल आयन क्या करेगा? जो पहले से हाइड्रोजन आयन है उसके साथ में न्यूट्रलाइज हो जाएगा और फिर वहां पर जो है pH जो है वो बढ़ जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन आयंस कम हो जाएंगे। आप अगर कोई भी सिस्टम आप उसमें एसिड ऐड करते हो मतलब आप क्या ऐड कर रहे हो? हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। उस सिस्टम में हाइड्रोजन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, मतलब pH कम हो जाएगा। अब अगर आपने यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयंस ऐड किए तो क्या होगा? हाइड्रोक्सिल आयंस ऐड करोगे तो जो ऑलरेडी वहां पर हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है वो ये हाइड्रोक्सिल आयंस के साथ में कंबाइन होने लगेंगे, यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स बनने लगेंगे और pH क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सिल आयंस क्योंकि इसके साथ कंबाइन हो रही है, हाइड्रोजन आयंस इसके साथ कंबाइन हो रहे हैं, मतलब सिस्टम में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा मतलब pH बढ़ जाएगा। तो इसलिए जब हम उस सिस्टम में अगर बफर प्रेजेंट होता है तो ये जो हुआ कि हमने जब हाइड्रोजन आयन एसिड ऐड किया तो pH कम हुआ, बेस ऐड किया तो pH बढ़ गया, ये वाली चीजें नहीं होती है। मतलब जो एडेड एसिड है, जो एडेड हाइड्रोजन आयंस है या जो एडेड हाइड्रोक्सिल आयंस है
वो जो सिस्टम है वो वो बफर सिस्टम जो है ये एडिड हाइड्रोजन आयंस या एडिड हाइड्रोक्सिल आयंस जो है उनको वो न्यूट्रलाइज कर देता है। जो भी है मतलब उनका कोई भी इफेक्ट नहीं होता। एसिड ऐड करो चाहे बेस ऐड करो, ना हाइड्रोजन आयन बढ़ते हैं ना हाइड्रोजन आयन कम होते हैं। हाइड्रोक्सिल आयन तो आया सिस्टम में, हाइड्रोजन आयन तो आया, लेकिन वो कुछ ना कुछ यूटिलाइज हो जाएगा। तो वो अभी हम लोग देखेंगे, इसको बोलते हैं बफर मैकेनिज्म, कि कैसे यह बफर कैसे एक्ट करता है, बफर एक्शन कि कैसे एक्ट करता है। एक चीज याद रखना, बफर क्या होता है, बफर इज ऑलवेज एक कॉम्बिनेशन होता है। उस कॉम्बिनेशन में क्या होता है, या तो एक वीक एसिड और उसी का सॉल्ट, या तो एक वीक बेस और उसका सॉल्ट। ठीक है, पहला एग्जांपल हम लेंगे वीक एसिड और उसके सॉल्ट का। हर बफर सिस्टम में यही होता है, एक वीक एसिड और उसका सॉल्ट या फिर एक वीक बेस और उसका सॉल्ट। मोस्टली जो है वीक एसिड और उसका सॉल्ट जो है ये वाले बफर्स यूज करते हैं, क्योंकि बेस वाले जो होते हैं वो उतने स्टेबल नहीं होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कंसीडर करते हैं वीक एसिड और उसका सॉल्ट, अगर इसका इस टाइप का हम एक बफर कंसीडर करते हैं, यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है और उसका सॉल्ट हम लेंगे सोडियम एसिटेट। ठीक है, एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट को, ये क्या है, सोडियम एसिटेट इसका सॉल्ट है। ठीक है, और ये जो है ये एसिटिक एसिड, सॉरी, ठीक है, ये सोडियम एसिटेट और ये एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या है, एक वीक बेस है, सॉरी वीक एसिड है, और सोडियम एसिटेट सॉल्ट है। और आपको पता है, हम लोग फर्स्ट चैप्टर में तुमको बार बार बताया है, सॉल्ट, सॉल्ट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। सॉल्ट का मतलब क्या है, जैसे आप वाटर में डालोगे वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। और ये क्या मैं बोल रही हूँ, वीक एसिड है। वीक एसिड का मतलब कि जब आप उसको वाटर में डालोगे तो वो डिसोसिएट होगा, लेकिन बहुत ज्यादा डिसोसिएट नहीं होगा, बहुत थोड़ा सा डिसोसिएट होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में वही डिफरेंस है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, आपने जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर में डालोगे तो हाइड्रोजन आयंस और क्लोराइड आयंस जो है वो अलग अलग हो जाएंगे, पूरे सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन वीक एसिड के केस में क्या होता है, जब हम उसको वाटर में ऐड करते हैं तो बहुत कम डिसोसिएट होता है, क्योंकि वो वीक एसिड है। और सॉल्ट के साथ क्या होगा, सॉल्ट पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा। कौन से दो आयंस होंगे यहाँ पे, एसिडिक आयन CH3COO माइनस और सोडियम आयंस। ठीक है, और जब ये एसिड डिसोसिएट होगा तो यहाँ पर एसिटेट और थोड़ा ही डिसोसिएट होगा, ये एक एसिटेट का आयन रहेगा और एक हाइड्रोजन। ठीक है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो एसिटिक एसिड जो है ये वीक एसिड है, जब हम इसको वाटर में ऐड करते हैं तो ये थोड़ा सा डिसोसिएट होता है। यानी अब यहाँ पर जब हमने एक बफर बनाया, मतलब बफर में क्या क्या है, सोडियम एसिटेट एसिटिक एसिड दोनों को मिला के हमने डिसॉल्व किया वाटर में, वो हमारा बफर बन गया। तो इसके अंदर क्या क्या रहेगा, ये एसिडेट आयन रहेंगे जो एक इसमें से भी आएंगे और इसमें से भी आएंगे। एसिटिक एसिड में से भी एसिडेट का एनायन आएगा और जो सोडियम एसिडेट है उसमें से भी एसिडेट का एनायन आएगा। तो सिस्टम में हमारे एसिडेट का एनायन रहेगा। उसके अलावा यहाँ से जो आ रहे हैं सोडियम आयंस, वो सोडियम आयंस रहेंगे। उसके अलावा ये जो एसिटिक एसिड है ये पूरा डिसोसिएट नहीं होता, थोड़ा सा डिसोसिएट होता है, इसीलिए वो वीक एसिड है। इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा एसिडिक एसिड के मॉलिक्यूल्स भी रहेंगे यहाँ पे, समझा। जब हम सोडियम एसिडेट और एसिटिक एसिड को समझो हमने वाटर में मिक्स किया, ये हमारा क्या बन गया, बफर। उस सिस्टम के अंदर क्या क्या रहेगा, एसिडेट के आयंस जो एसिटिक एसिड के डिसोसिएशन से भी आएंगे और सॉल्ट में से भी आएंगे। उसके अलावा ये सोडियम के आयंस रहेंगे जो सोडियम एसिडेट जो सॉल्ट है उसमें से आएंगे। उसके अलावा वहां पर एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स रहेंगे, क्योंकि एसिटिक एसिड जो है वो पूरा डिसोसिएट नहीं होता, थोड़ा डिसोसिएट होगा तो वो आयंस यहाँ पर ऐड हो जाएंगे और जो बचा हुआ डिसोसिएट नहीं हुआ है वो भी वहां पर प्रेजेंट होगा। तो ये इतनी चीजें वो सिस्टम में प्रेजेंट है। अब यहाँ पर
यहाँ पर अब अगर हम थोड़ा सा एसिड ऐड करते हैं, दो मिनट, पता है मुझे कि तुम लोग अभी अभी मिले हो सब लोग, लेकिन लेक्चर चल रहा है तो उतना देर शांति रखो। आई कैन अंडरस्टैंड, मेरी डॉटर भी सेकेंड ईयर में, उसका भी आज फर्स्ट डे है ऑफलाइन कॉलेज का, तो तुम लोग का वो भी एक्साइटमेंट है, बट ऐसे मत करो कि मैं वहां तक पहुंची भी नहीं हूँ और बातें शुरू। यहाँ से निकल के थोड़ा देर साथ में टाइम स्पेंड करके फिर अपने अपने घर निकल लेना। अब समझो हमने एक स्ट्रॉन्ग, ये हमारा सिस्टम है, सोडियम एसिटेट और एसिड, सोडियम एसिटेट और एसिटिक एसिड, ये दोनों को मिला के बफर बना है। इस सिस्टम में ये तीन चीजें प्रेजेंट हैं। तुम लोग को आवाज आ रही है ना? मैम। तो ये सिस्टम में ये तीन चीजें प्रेजेंट है। अब हमको बफर है ये, मतलब हमने क्या बोला है, बफर का मतलब क्या है कि आप थोड़ा सा एसिड ऐड करो चाहे थोड़ा सा बेस ऐड करो, वहां पर कोई चेंज नहीं होगा। तो अब सपोज हमने इस सिस्टम में एसिड ऐड किया, एसिड ऐड किया मतलब हमने क्या ऐड किया, हाइड्रोजन H प्लस आयंस। यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है, ये तीन चीजें प्रेजेंट है। किसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं ये H प्लस, है ना? तो ये H प्लस आयन जो हम एसिड ऐड करेंगे, ये जो सिस्टम में एसिटेट के आयंस प्रेजेंट है उनके साथ में रिएक्ट करेंगे और क्या प्रोड्यूस होगा वहां पे, सोडियम एसिटिक एसिड। ठीक है, और एसिटिक एसिड अभी बताया कि वो कैसा है, वीक एसिड है, तो वो प्रोड्यूस होगा लेकिन बहुत ज्यादा डिसोसिएट नहीं होगा। मतलब क्या हुआ कि जो भी हमने ये H प्लस किया है एक्चुअली एसिड, तो हमने जो भी एसिड मतलब ऐड किया है, हमने जो भी एसिड ऐड किया है वो क्या हो गया, जो हमने एसिड ऐड किया वो एसिडिक एनाइंस के साथ में रिएक्ट किया और वहां पे एसिटिक एसिड बन गया जो कि मोस्टली अनडिसोसिएटेड रहता है। तो इसका मतलब जो एसिड ऐड किया उससे अभी पीएच कम होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि वो जो एसिड हमने ऐड किया उसकी वजह से जो हाइड्रोजन आयंस थे वो वहां पे फ्री फॉर्म में है क्या कि कंसंट्रेशन बढ़े और पीएच कम हो। ये जो हाइड्रोजन आयंस थे वो जो वहां पे पहले से एसिडिक आयन प्रेजेंट था उसके साथ में कंबाइन हो गए और एसिटिक एसिड बन गया, और ये बहुत ज्यादा डिसोसिएट होता ही नहीं है। तो मतलब हमने उस सिस्टम में थोड़ा सा एसिड ऐड किया लेकिन वहां पर पीएच जो था वो कम नहीं हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा ही नहीं, हाइड्रोजन आयन इसके साथ में न्यूट्रलाइज हो गए। अब सेम सिस्टम में सपोज हम थोड़े से थोड़ा बेस ऐड करें, बेस ऐड करेंगे मतलब क्या ऐड करेंगे हम, उसमें कौन से आयंस आएंगे, OH माइनस। तो अब हमने यहाँ पर हमने बेस ऐड किया तो यहाँ पर आए OH माइनस, सॉरी OH माइनस, मतलब हमने क्या किया, ये बेस ऐड किया। ये बेस किसके साथ रिएक्ट हो सकता है, वो तीन में से, नहीं NaOH तो है ही ना, ये तीन चीजें हैं यहाँ पर, नहीं अच्छा ठीक है, इसको OH माइनस की तरह कंसीडर मत करो, इसको बेस की तरह कंसीडर करो। ये बेस ऐड किया है, बेस किससे रिएक्ट हो सकता है, एसिड से रिएक्ट हो सकता है। तो ये OH माइनस जो है ये एसिड के साथ में रिएक्ट होगा और इसका न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा वापस से यहाँ पर एसिडेट एनाइन और H2O। ठीक है, ये H और ये OH मिलके H2O और इसमें से ये एसिडेट के एनाइंस। मतलब क्या किया, जो बेस ऐड किया था, अगर ये OH माइनस जो थे पहले से प्रेजेंट एसिड H प्लस के साथ में अगर रिएक्ट होते, वाटर के मॉलिक्यूल बनते, तो क्या होता, जो पहले से वहाँ पे हाइड्रोजन आयंस होते उनका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता और वहाँ पे पीएच बढ़ जाता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जो हमने बेस ऐड किया वो जो हाइड्रोक्सिल आयंस थे वो जो वहां पर पहले से वो जो हाइड्रोक्सिल आयंस थे वो क्या किए, जो ये एसिटिक एसिड अनडिसोसिएटेड फॉर्म में जो प्रेजेंट था, वो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में जो प्रेजेंट एसिटिक एसिड था, ये बेस उस एसिटिक एसिड के साथ में कंबाइन हो गया। और क्योंकि थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि तुमने बहुत सारा एसिड डाल दिया सिस्टम में तो फिर कुछ नहीं होगा, तो वो एसिडिक हो जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है कि शेल्फ लाइफ और ये सब में जो थोड़े से चेंजेस होते हैं वो अवॉइड करने हैं। आप एकदम से उसमें बहुत सारा एसिड डाल दोगे तब तो पीएच बढ़ जाएगा, और बहुत सारा बेस डाल दिया तो पीएच जो है वो, सॉरी एसिड डाला तो पीएच कम और बेस डाला तो पीएच ज्यादा। ये चीज कब है, बफर का यूज क्या है
कि थोड़ा एसिड अगर आ गया या थोड़ा बेस आ गया तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हमने बेस ऐड किया तो जो एसिडिक एसिड प्रेजेंट था वो जो बेस था वो एसिडिक एसिड के साथ में न्यूट्रलाइज हो गया। तो इसका मतलब ये बेस की वजह से एडिशन से पीएच बढ़ने वाला चीज नहीं हुई। एसिड ऐड किया तो पीएच कम हो सकता था लेकिन ये नहीं हुआ। बेस ऐड किया तो पीएच बढ़ सकता था लेकिन ये नहीं हुआ, क्योंकि एसिड के जो हाइड्रोजन आयंस थे वो एसिडेट के साथ कंबाइन हो गए। जो हमने बेस ऐड किया था वो जो अनडिसोसिएटेड एसिडिक एसिड था उसके साथ कंबाइन हो गया, और फाइनली जो पीएच था जैसा पहले था एसिड या बेस ऐड करने के बाद में वैसा ही अभी है। तो दिस इज हाउ अ बफर सिस्टम वर्क्स, कि एक बफर सिस्टम में अगर हम थोड़ा सा एसिड ऐड करें या थोड़ा सा बेस ऐड करें तो वो एसिड या बेस जो है वो उस सिस्टम में न्यूट्रलाइज हो जाता है बफर के प्रेजेंस की वजह से, और उस सिस्टम का पीएच जो है ना घटता है ना बढ़ता है। ठीक है, ये हो गया अगर हमने एक ये क्या था हमारा वीक एसिड और उसका सॉल्ट था। सिमिलरली वीक बेस और उसके सॉल्ट से भी एक बफर सिस्टम बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है वीक बेस और उसका सॉल्ट। इसके लिए एक एग्जांपल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये एक वीक बेस है और उसका सॉल्ट है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, कॉमन आयन है यहाँ पे, ये वीक बेस है और उसी वीक बेस का एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में ये सॉल्ट है। तो यहाँ पे भी अभी ये इतनी चीजें प्रेजेंट रहेंगी। सेम यहाँ पे NaOH प्रेजेंट है, सॉरी NH4OH प्रेजेंट रहेगा क्योंकि ये ज्यादा डिसोसिएट नहीं होगा, ये वीक बेस है। इसकी वजह से यहाँ पर, और ये थोड़ा ही डिसोसिएट होगा भी, तो थोड़ा यहाँ से जो डिसोसिएट होकर आएगा और थोड़ा जो यहाँ पर प्रेजेंट है, दोनों मिला के अमोनियम के आयंस आ जाएंगे। कुछ सॉल्ट में से आएंगे और कुछ जो है थोड़ा सा डिसोसिएट होगा उससे आएंगे, और उसके अलावा यहाँ पर रहेंगे क्लोराइड के आयंस। तो ये इतनी चीजें ये सिस्टम में प्रेजेंट है। अब हमने यहाँ पर अगर एसिड ऐड किया तो एसिड क्या करेगा, बेस के साथ क्या करेगा, हमने सिस्टम में थोड़ा सा एसिड ऐड किया, ये एसिड जो है ये बेस के साथ क्या करेगा, ये बेस के साथ रिएक्ट किया, ये एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। तो यानी कि एसिड की वजह से यहाँ पर कोई भी पीएच में चेंज नहीं होगा क्योंकि एसिड जो था वो न्यूट्रलाइज हो गया बेस से। अब अगर हम यहाँ पर कोई बेस ऐड करते हैं, मतलब हाइड्रोक्सिल आयंस यहाँ पर ऐड करते हैं, तो वो ये जो अमोनियम आयंस हैं इनके साथ में रिएक्ट करेंगे और यहाँ पे वापस से ये NH4OH बनेगा। NH4OH ऑलरेडी वीक बेस है तो ये बहुत ज्यादा डिसोसिएट नहीं होगा। यानी यहाँ पर भी क्या हुआ, ये जो बफर था ये किससे बना था, एक वीक बेस और उसके सॉल्ट से ये बफर बना था। जब हमने इस सिस्टम में एसिड ऐड किया तो जो अनडिसोसिएटेड बेस प्रेजेंट था वहां पर उसके साथ में वो एसिड न्यूट्रलाइज हो गया। इस सिस्टम में थोड़ा सा बेस ऐड किया तो जो वहां पर ऑलरेडी अमोनियम के आयंस प्रेजेंट थे वो बेस और अमोनियम के आयंस का रिएक्शन हो गया। तो यहाँ पर जो हमने जो बेस ऐड किया था ये बेस भी न्यूट्रलाइज हो गया। तो अभी अगेन पीएच में कोई चेंज यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एज बफर एक्शन। कैसे होता है बफर एक्शन? बफर है एक्चुअली वो सब्सटेंस कि जिसमें आप थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस ऐड करो तो पीएच चेंज नहीं होता है। तो क्यों नहीं चेंज होता है, ये उसका एक्सप्लेनेशन है कि जो भी एसिड या बेस हम ऐड करते हैं वो वहाँ पर न्यूट्रलाइज हो जाता है तो वहाँ पर चेंज नहीं होता। बट ये चीज़ ध्यान में रखना है कि लिटिल एसिड और बेस, थोड़ा एसिड या थोड़ा बेस ऐड किया तो चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे अगर बहुत सारा हम एसिड ऐड कर दें तो यहाँ पर तो फिर वो जो एसिड है वो पीएच को कम कर देगा। थोड़ा सा अगर ऐड हुआ है तो चेंज नहीं होगा। तो बहुत सारे फार्मास्यूटिकल सिस्टम्स होते हैं जिनमें पीएच इंपॉर्टेंट होता है तो उनको बफर्ड सिस्टम्स बनाते हैं, उसमें बफर पहले से ऐड किया हुआ रहता है ताकि अगर उसकी शेल्फ लाइफ में या कोई भी रीजन से थोड़ा बहुत एसिड या बेस ऐड हो तो उसका पीएच चेंज नहीं हो, क्योंकि पीएच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सोल्युबिलिटी और स्टेबिलिटी दोनों के लिए। सो दिस इज वन थिंग, बफर एक्शन। नेक्स्ट आता है बफर इक्वेशन। अच्छा, कॉमन आयन इफेक्ट याद है किसी को? वर्ड याद है? कराया था मैंने कॉमन आयन इफेक्ट। आई थिंक दोनों भी क्लासेस को मैंने डिप्लोमा और रेगुलर अच्छे से कराया हुआ है, उसका वीडियो भी सेंड किया था।
कॉमन आयन इफेक्ट कुछ याद है? देखो फिजिकल फार्मेसी ना बहुत इजी वाला सब्जेक्ट नहीं है, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स होते हैं, थियरीज होते हैं। तुम लोगों को ठीक है डेरिवेशंस वगैरह नहीं आएंगे क्योंकि तुम्हारा पेपर ऑनलाइन रहेगा तो एमसीक्यू रहेगा, चाहे तुम्हारा ये पेपर हो कॉलेज का चाहे यूनिवर्सिटी का। बट फिर भी एमसीक्यूज को भी बहुत लाइटली नहीं लेना। एमसीक्यूज में भी कभी कभी क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी होते हैं, तो तुम्हारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। कॉमन आयन इफेक्ट याद है किसी को? क्या होता है कॉमन, कहाँ पढ़ा था, कौन से चैप्टर में पढ़ा था, कौन सी यूनिट में पढ़ा था, कुछ याद है? डिप्लोमा वाले तुम लोग तो अभी एक सेशनल दिए हो, फर्स्ट सेशनल। ये लोग को तो बहुत टाइम हो गया, छोड़ दिए होंगे पढ़े पढ़े। तुम लोग तो अभी दिए हो, पेपर पढ़ के दिए थे या गूगल पढ़ के दिए थे? याद है किसी को? तो किसी की मुझे नाम नहीं पता है, कुछ नहीं पता है। नहीं तो पता होता है कि किसको पूछना है, मतलब दोनों तरह से, किससे आंसर मिलेगा और किसका पता चल जाएगा, क्योंकि कुछ पता रहता है कि ये तो आंसर नहीं देगा। गूगल तो भी पता ही नहीं है मुझे कौन, किसी के नाम भी नहीं पता है, कुछ नहीं पता। चलो एनीवेज, कॉमन आयन इफेक्ट जो होता है उसी का यूज करके बफर के एक्शन को एक्सप्लेन किया जाता है। बफर इक्वेशन आता है वहां पर। बफर मतलब बफर इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है कि एक तो अगर हम एक बफर प्रिपेयर करते हैं तो उस बफर का पीएच कितना रहेगा, और अगर उस बफर में कोई एसिड या बेस हम ऐड करते हैं तो कितना एसिड बेस ऐड करने से कितना उसका पीएच जो है पीएच में चेंज होगा, या कितना पीएच चेंज को वो रेजिस्ट कर सकता है। एक लेवल तक पीएच चेंज नहीं होगा, उससे ज्यादा आप ऐड करोगे तो वहां पे पीएच चेंज हो जाएगा। तो आप अगर एक बफर प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि बफर प्रिपेयर करने के लिए क्या करना है, एक वीक एसिड और उसका सॉल्ट लेकर लेना है, उसको वाटर में डिसॉल्व करो, या फिर एक वीक बेस और उसका सॉल्ट लो और उसको डिसॉल्व करो, तो आपका बफर सिस्टम बन जाता है। तो ये जो बफर इक्वेशन अभी जो मैं कराने वाली हूँ, बफर इक्वेशन जो है उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोई बफर सॉल्यूशन अगर हम बनाते हैं तो उसका पीएच कितना होगा, और अगर हम उसमें एसिड या बेस ऐड करते हैं तो कितना पीएच में चेंज आएगा। और ये जो सारा इक्वेशन है इसको जो डेवलप किया गया है दैट इज बेस्ड ऑन कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट अगर तुमको याद होगा कि अगर कोई भी एक वीक बेस होता है या वीक एसिड होता है, अभी मैंने बताया कि वीक एसिड और वीक बेस बहुत कम डिसोसिएट होते हैं, उनका आयनाइजेशन बहुत कम होता है। अब सपोज एक सॉल्यूशन है, ये समझो ए और बी, ठीक है, ए बी ये सब्सटेंस है, वीक एसिड है ये या वीक बेस है, इसका सॉल्यूशन है, तो ऑलरेडी ये बहुत कम डिसोसिएटेड रहेगा, कुछ फॉर्म इसका सॉलिड में रहेगा और कुछ फॉर्म डिसोसिएट होकर सोल्यूबलाइज हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैंने कोई एक सॉल्ट ऐड किया, एक सॉल्ट ऐड किया जिसमें या तो समझो ये A प्लस और ये B माइनस है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर अगर कोई सॉल्ट ऐड किया जिसमें या तो A प्लस प्रेजेंट है या तो B माइनस प्रेजेंट है, जैसे अभी नहीं देखा हमने एसिटिक एसिड है और उसमें अगर मैंने सोडियम एसिटेट ऐड किया, अभी तो एग्जाम्पल देगा, ठीक है। यहाँ पर है एसिटिक एसिड और इसमें मैंने ऐड कर दिया सोडियम एसिटेट। क्या चीज कॉमन है, ये जो इसमें दो चीजें हैं, एसिटेट है और एसिटेट है और H प्लस है। अब यहाँ पर सोडियम एसिटेट किया तो ये कॉमन आयन आ गया, एक कॉमन आयन ऐड कर दिया। तो जब भी ऐसा होता है कोई एक वीक एसिड या वीक बेस, कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे हम जनरल, किसी एक वीक एसिड या बेस का सॉल्यूशन है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है, उसमें आप एक ऐसा सॉल्ट ऐड करते हो जिसमें कोई एक कॉमन आयन है, जिस चीज का वो सॉल्यूशन है उसमें तो दो आयन्स मिलके वो बनेगा ना। तो जब हमने जो सॉल्ट ऐड किया है उसमें कोई एक कॉमन आयन होता है, तो जब ऐसा हम एक कॉमन आयन ऐड करते हैं तो ये ऑलरेडी वीक बेस होता है, ऑलरेडी उसका डिसोसिएशन कम होता है, और कॉमन आयन ऐड करने से उसका डिसोसिएशन और सप्रेस हो जाता है। तुमको अगर याद होगा मैंने एग्जाम्पल में बताया था कि वो सब्सटेंस जो है और प्रेसिपिटेट होके बाहर आने लगता है, उसकी सोल्युबिलिटी और कम हो जाती है, डिसोसिएशन और कम हो जाता है और वो प्रेसिपिटेट होके बाहर आने लगता है। वाटर के
सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से मैंने वो एक्सप्लेन किया हुआ है, तुम चाहो तो अभी भी वापस से जो सोल्युबिलिटी वाला जो चैप्टर है उसकी मैंने तुम्हें वीडियो सेंड की है, उसको चाहो तो तुम वापस से देख लो, क्योंकि वो एक चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कुछ उसके कंसेप्ट होते हैं, बेसिक कंसेप्ट, तो तुम्हें आगे तक काम आएंगे। जैसे नॉर्मेलिटी है, मोलैरिटी है, ये सिर्फ उस चैप्टर से वहां तक के नहीं है, ये चीजें तुम्हें आगे तक आने वाली है। ये कॉमन आयन इफेक्ट जो है ये भी तुम्हें और भी सब्जेक्ट्स में, मतलब केमिस्ट्री वगैरह में भी आ सकता है, तो वो चीजों को वापस से देखना है। तो ये जो कॉमन आयन इफेक्ट होता है बेसिकली मतलब कोई भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन जो कि ऑलरेडी कम डिसोसिएट होता है, उसमें आप एक ऐसा सॉल्ट ऐड कर दो जिसमें कोई एक कॉमन आयन है, तो उसका डिसोसिएशन, उसकी सोल्यूबल डिसोसिएशन और भी कम हो जाएगा और वो प्रेसिपिटेट आउट होकर बाहर आ जाएगा। ठीक है, नोट्स में भी दिया हुआ है, वहां पे पढ़ना। तो कॉमन आयन इफेक्ट के बेसिस पे ये बफर इक्वेशन जो है वो डिराइव होता है। अभी फर्स्ट बफर इक्वेशन फॉर अ वीक एसिड, दो टाइप के बफर है, वीक एसिड और उसका सॉल्ट और वीक बेस और उसका सॉल्ट। तो फर्स्ट फॉर अ बफर सिस्टम व्हिच हैज अ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट। दो तीन ही लेक्चर्स होने हैं अब और इसीलिए मैं थोड़ा ले रही हूँ ज्यादा, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वीक से तो इनका मेरा लेक्चर शायद आज है और कल है, फिर उसके बाद नहीं है ना, पीपी का नहीं है ना उसके बाद। हाँ, तो मेरे दो ही लेक्चर्स हैं, तो मैं थोड़ा सा ज्यादा ले लेती हूँ आज भी और कल भी। आई होप सैचुरेशन नहीं हो रहा है ना, क्योंकि दो ही क्लास है तो जितना हो जाता है मैं करा देती हूँ। या और भी तुमको कोई टॉपिक याद होगा, कहीं प्रॉब्लम है तो बताना। कल तुम लोग जब आओगे क्लास के लिए तो पहले की कोई टॉपिक्स है जिनमें कोई डाउट्स हो रहे हैं, डिफिकल्टीज हो रही है, तो मुझे वो भी टॉपिक्स बताना। ठीक है, कोई छोटी मोटी चीजें हैं तो उतने टाइम में एक्सप्लेन हो जाएंगी। तो सबसे पहले बफर इक्वेशन फॉर अ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट। ये सारे नोट्स मैंने तुमको सेंड किए हुए हैं, जो बुक से मैं पढ़ा रही हूँ इसी बुक से मैंने तुमको नोट सेंड किए हुए हैं, गूगल क्लासरूम में। सब लोग हो उसमें क्लासरूम में? उसमें 50 स्टूडेंट्स हैं, तुम्हारी स्ट्रेंथ तो 66 है, नहीं, डिप्लोमा वालों को मिला के तो 74 स्ट्रेंथ है तुम्हारी, उसमें ओनली 50 स्टूडेंट्स आते हैं। तुम में से कौन नहीं है गूगल क्लासरूम में? यहाँ पे प्रेजेंट में से बहुत लोग नहीं है, तुम जितने प्रेजेंट हो सब गूगल क्लासरूम में हो, एवरीवन इज देयर। अभी वैसे भी तुम लोग मुझे ना एक लिस्ट लिख के दोगे अपनी अटेंडेंस की, मैं चेक करूंगी उसमें सब प्रेजेंट, सब है ना गूगल क्लासरूम में? वो ये तुम यहाँ प्रेजेंट भी हो तो वो सिंसियरिटी दिखती है, यानी जो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है वो क्लासरूम में भी नहीं है। ओके, सो पहले हम एग्जांपल वापस से अभी जो हमने सिस्टम किया था सोडियम एसिटेट और एसिटिक एसिड का, वो सिस्टम है जो एक एसिड और उसके सॉल्ट का सिस्टम है, इसमें हम वही वाला एग्जांपल लेंगे। ये जो अभी कर रहे हैं दिस इज कॉल्ड एज बफर इक्वेशन। अभी जो हमने किया था, जो मैंने अभी तुमको इसके पहले कराया, वो था बफर एक्शन, कैसे बफर का एक्शन होता है। अभी ये है बफर इक्वेशन। तो अभी फिर से वापस से वही वाला जो हमने एग्जांपल किया था वही वाला एग्जांपल लेंगे। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, H प्लस भी दिखा सकते हैं और हाइड्रोनियम आयन भी कर सकते हैं। तो तुमको पता होगा वाटर एम्फोटेरिक होता है, पढ़ा है 12th वगैरह में। वाटर एम्फोटेरिक होता है, अगर वाटर के साथ उससे स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट हो तो वाटर बेस की तरह एक्ट करने लगता है, और उसके सामने कोई उससे स्ट्रॉन्ग अगर एसिड है, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वाटर एसिड की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ पर जैसे एसिड है, ये एसिड है, तो वाटर यहाँ पर हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करने वाला एसिड होता है कि हाइड्रोजन आयन रिलीज करने वाला एसिड होता है? तुमने ये सब कुछ थ्योरीज पढ़े होंगे ना, एसिड बेस थ्योरीज। अगर जैसे हाइड्रोजन आयन जो रिलीज कर रहा है, पढ़ा है थोड़ी बहुत एसिड बेस थ्योरी वगैरह पढ़ी है, ल्यूइस एसिड बेस भी होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हमने उधर कॉम्प्लेक्सेशन में करे थे, ये सब आई थिंक 12th वगैरह में हुआ है ना तुम्हारा। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एसिड जो है इससे वो जो हाइड्रोजन आयन है ये वाटर एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब वाटर यहाँ पे बेस की तरह ऐड करके वो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसको हाइड्रोनियम आयन मतलब H प्लस भी लिख सकते हैं, बट ये इक्वेशन को डिराइव करने के लिए इस वाले फॉर्म में लेना होता है H प्लस H3O प्लस, मतलब वो जो हाइड्रोजन आयन है वो वाटर ने एक्सेप्ट किया, वाटर यहाँ पे बेस की तरह एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ये अब डिसोसिएशन, ये भी चीजें हमने उसमें कई बार करी है। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ये प्रोडक्ट्स, ये रिएक्शन है, ये इसका रिएक्टेंट है,
ये दोनों इसके प्रोडक्ट्स हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या इंडिकेट करता है? कॉन्सेंट्रेशन। कैसा कॉन्सेंट्रेशन? मोलर कॉन्सेंट्रेशन। मोलर कॉन्सेंट्रेशन याद है? कौन एक्सप्लेन कर सकता है व्हाट इज मोलर? मोल क्या? मोल, वन मोल यानी क्या होता है? मोल एक्सप्लेन कर सकता है कोई? अब मुझे एक ही लेक्चर मिला, तुम लोगों को भी लग रहा होगा कि मैम तो अंदर अंदर अंदर, मुझे भी लगे मैं क्या क्या चीजें पूछ रही हूँ, बता दो। मोल्स, मोल्स क्या होते हैं? व्हाट इज मोल? क्या होता है? वन मोलर सॉल्यूशन मतलब क्या? जोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। ये सारी ना बेसिक चीजें तुमको आगे भी आएंगी, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा बहुत डिवाइड हो गया। और डिवाइड किससे करते हैं? न्यूमरेटर में क्या होता है? जो रिएक्टेंट का मोलर कॉन्सेंट्रेशन होता है। याद है किसी को? बोलो ना। देखो, कोई भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट होता है, ये पता है? मॉलिक्यूलर वेट होता है एक सब्सटेंस का, पता है? सपोज हमने एग्जांपल लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 40, ठीक है? इसका मॉलिक्यूलर वेट है 40। मॉलिक्यूलर वेट तो जो एटम्स होते हैं उनके वेट के हिसाब से आता है, एटॉमिक वेट के हिसाब से। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट है 40, ठीक है? अब मैं 1 लीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बना रही हूँ, 1 लीटर, ठीक है? मैंने 1 लीटर वाटर लिया, उसमें मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व करूंगी, ठीक है? अब उसका मॉलिक्यूलर वेट है 40, ठीक है? अब अगर मैंने 40 ग्राम ही लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? कितना लिया मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड? 40 ग्राम। ये जो मोल होता है ना, मोल इज एक्चुअल जो हम वेट ले रहे हैं वो डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है? एक्चुअल वेट अगर मैंने सपोज 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व किया, कितना लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड? 40, मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 40। उसका मोल्स कितने हो गए? 1 मोल्स। हम क्या बोलेंगे? ये 1 मोलर सॉल्यूशन है। सपोज मैंने 4 ग्राम लिया, ठीक है? वेट कितना लिया मैंने? 4 ग्राम, और उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 40। और यहाँ पर क्या आएगा? 0.1। तो इस केस में हम क्या करेंगे? कितने मोल्स प्रेजेंट है? 0.1 मोल्स प्रेजेंट है। और ये सॉल्यूशन कैसा है? 0.1 मोलर सॉल्यूशन है। तो सिंपली आपके पास समझो, कोई भी सॉल्यूशन का आपको पता है कि कितना ग्राम डिसॉल्व किया है 1 लीटर में, तो वो जितना भी ग्राम डिसॉल्व किया है वो डिवाइडेड बाय उस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट, तो हमको मिलता है मोल्स मिल जाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। जैसे H2SO4, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 98। अगर मैंने 98 ग्राम को डिसॉल्व किया तो इसका मोल्स हो जाएंगे 1। सपोज मैंने हाफ कर दिया, 49 को डिसॉल्व किया तो मोल्स कितने हो जाएंगे? 0.5, ठीक है? मोल्स और मोलर कॉन्सेंट्रेशन और ये सब चीजें ध्यान रखना। चलो ये तो हमको यहाँ नहीं करना था। तो ये है, ये जो इक्वेशन, ये जो रिएक्शन है इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट। एसिटिक एसिड डिसोसिएट हो रहा है ना अपने 2 आयंस में, तो ये इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है। अब अगर साथ में यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? सोडियम एसिटेट। ये जो सिस्टम है ये बफर सिस्टम है। बफर में क्या क्या प्रेजेंट है? एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट। ये दो चीजों को मिला के हमने बनाया ना ये बफर सिस्टम। तो जो उसमें एसिटिक एसिड प्रेजेंट था वो डिसोसिएट होकर हमको क्या क्या मिला है? एसिटेट एनाइन और ये हाइड्रोजन आयंस बोलो या हाइड्रोनियम आयंस बोलो। अब दूसरा चीज क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? सोडियम एसिटेट, ये भी डिसोसिएट होगा। क्या क्या मिलेगा? अगेन एसिटेट का एनायन और सोडियम आयंस, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होगा? जब हम ये ऐड करेंगे, जब हम यहाँ पे ये दोनों चीजें प्रेजेंट थी, ये डिसोसिएट हुआ, हमें इसका एसोसिएशन कांस्टेंट क्या मिला? ये मिला। अब जब यहाँ पे सोडियम एसिटेट भी प्रेजेंट है, उसकी वजह से भी एसिटेट एनायंस आ रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो एसिटेट आयंस है यहाँ पे थे, इससे हमें ये क्वेश्चन मिला। अब ये इससे भी आ रहे हैं,
तो क्या होगा, एक मोमेंट्री इंक्रीज हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन में एसिडेट एनाइंस के। कहाँ पर एसिडेट एनाइंस, यहाँ पर है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा। ये जो एसिडेट एनाइन है कहाँ से आया है, एसिटिक एसिड से आया है, ठीक है। अब वहीं पर तो हमारे को ये इक्वेशन मिल गया डिसोसिएशन कांस्टेंट का, लेकिन वहीं पर क्या प्रेजेंट है, सोडियम एसिटेट प्रेजेंट है। तो अब ये सोडियम एसिटेट भी डिसोसिएट होगा। जब ये सोडियम एसिटेट भी डिसोसिएट होगा तो वहां पे क्या होगा, एक मोमेंट्री इंक्रीज हो जाएगी एसिडेट के आयंस में। तो वो जो इक्वेशन है उसमें क्या होगा, ये न्यूमरेटर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब क्या होगा कि लेकिन ये क्या है, ये कांस्टेंट है, ये इंक्रीज होगा तो ये चेंज हो जाएगा, बट एक्चुअली ऐसा नहीं हो सकता। जो चीजें कांस्टेंट होती है वो कांस्टेंट ही रहती है, तो किसी भी हाल में इसको तो कांस्टेंट रहना है। तो इसके लिए क्या होगा, ये जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है इसको एस्टैब्लिश करने के लिए जो हाइड्रोजन आयन टर्म है न्यूमरेटर में, ये वाला, ये हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोनियम लिखो चाहे हाइड्रोजन लिखो, तो ये इंक्रीज होगा। तो अगर ये थोड़ा सा डिक्रीज हो तो ये वापस से कांस्टेंट हो जाएगा। ये एसिडिक आयन यहाँ से आया था, यहाँ पे क्या हो गया, सोडियम एसिडेट भी डिसोसिएट हो गया, उसने भी यहाँ पर एसिडिक आयन दे दिए। अब इसकी वजह से क्या हो गया, ये जो एसिडिक आयन का कॉन्सेंट्रेशन था ये मोमेंटली इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा, इस पे इफेक्ट आएगा, लेकिन इसको तो कांस्टेंट रहना है। तो इसकी वजह से क्या होगा, तो ये हाइड्रोनियम आयंस है वो अच्छा एकदम से इंस्टेंटली डिक्रीज होंगे, ताकि वो जो पूरा जो ये वैल्यू है, जो वैल्यू है वो उसी वैल्यू पे रहे। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो न्यूमरेटर में ये है ये डिक्रीज होंगे, तो ये डिक्रीज होंगे मतलब ये वापस से इसमें से हाइड्रोजन आयन वापस इसके साथ कंबाइन होंगे, तभी तो डिक्रीज होंगे। और कैसे डिक्रीज होंगे, ये कहाँ से आया था, इसके डिसोसिएशन से आया था, इसके डिसोसिएशन से ये हाइड्रोजन आयंस आए थे। अब क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, मतलब अगर ये डिक्रीज हो तो ये वापस से रिलेशनशिप आएगी। तो कैसे होगा, जब ये हाइड्रोजन आयंस एसिडिक आयन के साथ में कंबाइन हो वापस से। तो अगर हाइड्रोजन आयन एसिडिक आयन के साथ कंबाइन होगा तो मतलब क्या होगा, इसका डिसोसिएशन और भी कम हो जाएगा। पहले से ही डिसोसिएशन कम है, जो मैंने बोला कॉमन आयन इफेक्ट, कि क्या होता है, वो ऑलरेडी वीक डिसोसिएशन है, वीक एसिड है, वो पहले से ही कम डिसोसिएट हो रहा है। उसमें अगर हम कोई ऐसा आयन, कोई ऐसा सॉल्ट ऐड कर दे जिसमें कॉमन आयन प्रेजेंट हो, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसका डिसोसिएशन और कम होगा। वो दिख रहा है, वो हो रहा है यहाँ पे, ये समझ में कैसे कॉमन आयन इफेक्ट को और एक्सप्लेन कर दिया मैंने। अभी बफर इक्वेशन में तो हमको आगे करना है, तो मतलब ये समझ आया, क्योंकि ये कम हो, ये ज्यादा हो गया, इस रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए इसको कम होना होगा। इसको कम होने के लिए ये थोड़ा सा वापस से इसके साथ में एसोसिएट हो जाता है। तो एसोसिएट करने से जो एसिडेट आयन है उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, उसकी वजह से क्या होगा, एसिडेट जो है वो न्यूमरेटर में है, तो डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे है ना डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में जो एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो अब यहाँ पे रिएक्शन क्या हो जाएगी, यानी ये रिएक्शन के बजाय ये रिएक्शन फेवर हो रही है, ये डिसोसिएट होके ये बने या फिर ये दोनों एसोसिएट होके ये बने। तो ये वाली जो रिएक्शन है ये अभी फेवर हो रही है, रिएक्शन क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, CH3COOH COO माइनस प्लस H3O प्लस gives CH3COOH प्लस H2O। ये वाला जो रिएक्शन है ये फेवर होगा, और ये सारी चीजों से क्या होगा, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये अल्टीमेटली न्यूमरेटर बढ़ रहा था और अभी क्या हो गया, न्यूमरेटर की जगह पे डिनोमिनेटर भी बढ़ने लगा। ये बढ़ रहा था, ये बढ़ने की वजह से ये इसकी वैल्यू चेंज हो रही थी, लेकिन अब क्या हो गया, ये रिएक्शन होने से ये भी बढ़ने लगा, ये वापस से ये रिएक्शन फेवर हो गई ना, कि ये थोड़ा सा कम होगा, ये कम हो रहा है, मतलब ये दोनों जो है कंबाइन होके वापस ये फॉर्म कर रहे हैं। पहले वापस से जो डिनोमिनेटर है वो भी बढ़ा, ये भी बढ़ा, ये भी बढ़ा, तो ये वापस से कांस्टेंट में आ जाएगा, क्योंकि रेशियो तो सेम हो जाएगा ना, दोनों चीजें अगर बढ़ेंगी तो। ये के क्या है, एक्चुअली ये पूरे का रिजल्ट है ये के, तो दोनों इंक्रीज होंगे तो फिर वो जो के की वैल्यू है वो वापस से सेम हो जाएगी। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं कि इसका कॉमन आयन इफेक्ट, यानी एसिटिक एसिड का जो डिसोसिएशन था वो एक कॉमन एनायन एसिडेट के ऐड करने से कम हो गया, पहले से ही कम था और
इसके ऐड करने से ये और कम हो गया, रिएक्शन क्या हो गई है, उल्टी हो गई, जो थोड़ा बहुत भी डिसोसिएट हो रहा था वो भी कम हो गया। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज कॉमन आयन इफेक्ट, कि कभी भी कोई एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो पहले से ही कम डिसोसिएट हो रहा है, आप उसमें एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दो जिसमें कॉमन आयन प्रेजेंट है, तो वो डिसोसिएशन जो है वो और भी कम हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड एज कॉमन आयन इफेक्ट। The ionization of acetic acid is repressed upon the addition of common acetate ion to the solution, and this is known as the common ion effect. ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको pH डिटरमाइन करना है। ये तो कॉमन आयन इफेक्ट मैंने बताया। अब हमें क्या करना है, ये इक्वेशन जो है बफर इक्वेशन से दो चीज होती है, एक तो होता है कि pH डिटरमाइन करना, तो ये जो बफर है इसका हमको pH डिटरमाइन करना है। अब यहाँ पे pH जो है ये एक्चुअली क्या है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, H3O प्लस, दिस इज नथिंग बट H प्लस इक्वल टू Ka CH3COOH अपॉन CH3COO माइनस। ठीक है, सिर्फ इसी इक्वेशन को क्या किया, थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया है। इसी इक्वेशन से हमको ये मिल गया, ये क्या है, H3O प्लस या फिर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन सेम मिल गया। अब एसिटिक एसिड जो है बहुत ही स्लाइटली आयोनाइज होता है। ठीक है, तो हम क्या कंसीडर कर सकते हैं कि एसिटिक एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है एसिटिक एसिड, उसको कंसीडर कर सकते हैं कि वो टोटल एसिड का कॉन्सेंट्रेशन दे रहा है जो फ्री फॉर्म में बहुत कम डिसोसिएट होता है। तो यानी कि हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, डिसोसिएटेड को ना कंसीडर करते हुए जो अनडिसोसिएटेड है, जो अनडिसोसिएटेड एसिड है उसको हम कंसीडर करेंगे कि पूरा जो एसिड उस सिस्टम में प्रेजेंट है। देन यानी ये जो टर्म है बहुत कम डिसोसिएट हो रहा है, तो ज्यादा जो है वो एसिड के फॉर्म में है, तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो एसिटिक एसिड है एक्चुअली कौन सा एसिटिक एसिड है, जो डिसोसिएट नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि ज्यादा अमाउंट उसी का है, तो हम क्या कंसीडर कर सकते हैं कि उस पूरे सिस्टम में जो एसिड प्रेजेंट है वो क्या है, ये उस सिस्टम का एसिड प्रेजेंट है। तो इस टर्म को हम किससे रिप्लेस करेंगे, एसिड से रिप्लेस करेंगे। और ये जो टर्म है उसको किससे, ये जो एसिटिक एनायन है सॉल्ट से भी आता है और हमारे इस एसिड के डिसोसिएशन से भी आता है, मगर किससे ज्यादा आता है, सॉल्ट से ज्यादा आएगा कि एसिड के डिसोसिएशन से ज्यादा आएगा, ये सॉल्ट से ज्यादा आएगा। एसिड तो बहुत ही कम डिसोसिएट हो रहा है तो उससे तो बहुत थोड़ा सा आएगा। तो ये वाला जो टर्म है इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, सॉल्ट से। एक तरह से ये टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि मैक्सिमम तो सॉल्ट से ही आ रहा है ना, एसिड तो बहुत ही कम डिसोसिएट हो रहा है, तो एसिड से तो ज्यादा आ ही नहीं रहा है, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे सॉल्ट से। और ये जो एसिटिक एसिड है ये क्योंकि मेजर पोर्शन जो है वो एसिड के फॉर्म में, क्योंकि बहुत कम डिसोसिएट हो रहा है, तो हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, एसिड। ये दोनों को इससे रिप्लेस करेंगे, तो ये हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, H3O प्लस इक्वल टू Ka टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको निकालना है कि कितना एसिड और हमको वीक एसिड और सॉल्ट मिला के हमारा बफर बनता है, मगर हमें एक पर्टिकुलर pH का बफर चाहिए, तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि कितना एसिड और कितना सॉल्ट मिक्स करेंगे हमें वो pH मिलेगा, उसके लिए इक्वेशन निकालना है। ठीक है, अभी यहाँ पे हमको क्या मिला, कॉन्सेंट्रेशन एसिड का मिल गया, ये क्या है, ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन है एसिड का, ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्ट का, जिसको मिला के हमको बफर बनाना है। ठीक है, अब हम ये जो पूरा इक्वेशन है इसको लॉग के फॉर्म में, लॉग पता है ना, तो इसको पूरे इक्वेशन को लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी ये जो है इसका भी लॉग लेंगे, H3O प्लस इक्वल टू, में जैसे डिवीजन लिखा है, तो जब हम लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ सॉल्ट हो जाएगा, तो ये हो गया लॉग Ka, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एसिड का लॉग हम ऐड करेंगे, प्लस लॉग ऑफ एसिड आयन कॉन्सेंट्रेशन माइनस, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है तो इसके लॉग को हम माइनस में लिखेंगे। थोड़ा बहुत पढ़ा होगा ना तुम लोग 12th में सब मैथ्स में,
ये आ गया तुम्हारा माइनस लॉग ऑफ सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब अगर हम साइंस को रिवर्स कर दें, जब इक्वेशन रहता है तो हम दोनों साइड में माइनस कर सकते हैं, दोनों साइड को -1 से समझो मल्टीप्लाई कर दिया, वो चीज हम कर सकते हैं। दोनों साइड में साइन रिवर्स कर दिए तो भी वो इक्वेशन सेम रहेगा। तो हम क्या करेंगे, ये माइनस हो गया, इधर ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, अब ये प्लस हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया सारे साइंस को, ये हमारा आ जाएगा। अब अगर हम इसको देखें, ये क्या है, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, मतलब हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, पीएच। ये मैं तब से बोल रहा कि चलो इसको H3O प्लस है, ये एक्चुअली क्या है, H प्लस है। तो ये क्या हुआ, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। एंड व्हाट इज नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, पीएच। तो हम इसको किससे रिप्लेस करेंगे, पीएच से। ये जो टर्म है ये एक टर्म होता है pKa, जैसे ये pH है, ये नेगेटिव लॉग ऑफ एसोसिएशन डिसोसिएशन कांस्टेंट है ना, तो ये होता है, जैसे ये pH बन गया, ये हो जाता है pKa। pKa जो है हर एक एसिड का एक कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होती है, कोई भी एसिड का लिटरेचर में मतलब बुक्स में लिखी हुई रहती है कि किस एसिड की कितनी pKa वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या मिला, प्लस, कौन सा साइन, कौन सा प्लस के साथ है, ये प्लस के साथ है, तो ये हमारा ऊपर जाएगा, सॉरी लॉग ऑफ सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ऊपर जाएगा, ये नेगेटिव साइन के साथ है, ये नीचे जाएगा, लॉग ऑफ एसिड। ठीक है, अब पीएच की जो वैल्यू है, ये जो इक्वेशन बन रहा है ना हमारा, इसको बोलते हैं बफर इक्वेशन। ठीक है, ये वीक मतलब एक कोई वीक एसिड और उसके सॉल्ट, जब हम इन दोनों का एक बफर बनाते हैं तो उस बफर सिस्टम के लिए ये जो हमें मिला है ये उसका बफर इक्वेशन है। मतलब अगर आपको पता है कि हमको एक बफर बनाना है, एक पर्टिकुलर पीएच का बफर बनाना है, आपको पता है कौन से पीएच का बफर बनाना है, तो यहाँ से हमें क्या, पीएच हमें पता है, हमको जिस पीएच का बफर बनाना है, pKa जो वैल्यू होती है ये क्या है, मैंने बताया ये हर एक सब्सटेंस की एक कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होती है जो आपको लिटरेचर में से मिल जाएगी। ठीक है, आपके पास एक सॉल्ट है, एक वीक एसिड है और एक उसका सॉल्ट है, इन दोनों को हमें मिलाकर एक बफर बनाना है एक पर्टिकुलर पीएच का। ये यहाँ पे सपोज आपको पीएच, कोई भी एक पीएच का हमें बफर बनाना है, ये वैल्यू हमारे को पता है क्योंकि हमें बनाना ही इसी पीएच का बफर है। उसके बाद ये जो इसमें जो ये एसिड प्रेजेंट है उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट, समझो एसिडिक एसिड का बना रहे हैं, वो हमें लिटरेचर में से मिल जाएगा। अब हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट टू एसिड, यानी एसिड और सॉल्ट को किस रेशियो में मिक्स करना है, मिल गया। सपोज रेशियो 1:2 है, तो अगर आपने वन सपोज ये रेशियो हमारे को 1:2 का ऐसा है, तो मतलब क्या करना है, जितना सॉल्ट लोगे उससे डबल एसिड ले लोगे। सपोज ये रेशियो कोई भी रेशियो हो सकता है, तो हमें रेशियो जब मिल गया, हमको सॉल्ट और एसिड है हमारे पास, इन दोनों को मिक्स करके हमको एक सॉल्यूशन बनाना है जिसका एक पर्टिकुलर पीएच होना चाहिए। तो ये पीएच हमें ये टर्म पता है, ये टर्म पता है, और ये जो रेशियो है सपोज 1/2 जो भी ये रेशियो हमको मिल गया। अगर आपको रेशियो मिल जाता है तो ये समझ जाता है कि कितना सॉल्ट और कितना एसिड ऐड करना, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है लेकिन रेशियो है, सपोज 1:2 का रेशियो है। तो अगर ये सॉल्ट 1 ग्राम लिया है तो एसिड हम 2 ग्राम ले लेंगे, सॉल्ट अगर हमने 4 ग्राम लिया है तो एसिड कितना लेंगे, 8 ग्राम, 1:2 का रेशियो है। तो अगर आपको रेशियो मिल गया तो आप निकाल सकते हो कि हमको कितना एसिड और कितना सॉल्ट लेना है। यानी इस इक्वेशन से हमें क्या मिल जाएगा कि हमें एक पर्टिकुलर पीएच का बफर बनाना है एसिड और उसके बेस सॉल्ट का, तो हमको कितना एसिड और कितना वही तो चाहिए। आपको पता है ये एसिड और ये सॉल्ट है, इसका हमको बफर बनाना है, ये पर्टिकुलर पीएच का बफर बनाना है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि कितना एसिड ऐड करें और कितना सॉल्ट ऐड करें। तो वो हमें कहाँ से मिलेगा, ये वाले इक्वेशन से मिलेगा। यहाँ से हमने पीएच की वैल्यू डाल दी, जितना भी पीएच का आपको बनाना है, पीके की वैल्यू आपको एसिडिक एसिड की वैल्यू बुक्स में मिल गई, और उसके बाद यहाँ से आपको रेशियो मिल गया। फिर आप उस रेशियो में एसिड और बफर को जब ऐड करोगे, जब उसका मिक्सचर बनाओगे, तो
वो होता है मतलब बनाने के बाद वापस उसको चेक करते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकली सब चीजें जो होती है जब प्रैक्टिकली करते तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो जब आप प्रैक्टिकली बनाते हो वो पीएच उस बफर सिस्टम को, तो वो नहीं, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट आपको वही मिले। तो मैंने अभी तुमको बताया 3-4 मेथड्स पीच डिटर्मिनेशन के। तो प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, ये वाले इक्वेशन से डिटरमाइन करते हैं कि हमको कितना सॉल्वेंट है और कितना एसिड लेना है, और फिर वो रेशियो में मिक्स करके हम अपना सिस्टम बनाते हैं। फिर वो जो पीच डिटर्मिनेशन के मेथड्स हैं, वो कोई एक मेथड इंट्रोड्यूस करके हम उसका पीएच डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो वो एग्जैक्ट पीएच थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। तो दिस इज व्हाट इज बफर इक्वेशन, कैसे बफर इक्वेशन डिराइव होता है और कैसे बफर इक्वेशन को यूज करके हम एक पर्टिकुलर पीएच का, एक जो भी पीएच हमें चाहिए उसका एक बफर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वहाँ। और एक तुम अभी वहां पर देखोगे तो एक टर्म यहाँ पर ऐड हो जाता है। अच्छा, तुम में से कोई ना एक पेज पे मुझे सिर्फ अटेंडेंस लिख दोगे, या एक पेज पे लिखना स्टार्ट करो, पास कर दो, क्योंकि शायद तुम लोगों को भी सबके नाम एक दूसरे के पता है क्यों। हाँ, क्या बोले? एक पेज से तुम यहाँ से स्टार्ट कर लो और पीछे पास कर देना। एक टर्म वगैरह में ये ऐड होता है प्लस लॉग एसी, ये इसको बोलते हैं एक्टिविटी कोएफिशिएंट। ठीक है, वो जो मैंने तुम्हें नहीं उसमें आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कराए थे, याद है किसी को व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन एंड व्हाट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन? राउल्स लॉ को फॉलो करने वाले आइडियल सॉल्यूशंस और राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो आइडियल सॉल्यूशंस में ऐसा होता है कि सिर्फ एक दूसरे में एक का दूसरे से डाइल्यूशन हो रहा है, उनका आपस में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है। लेकिन एक्चुअली जो रियल सॉल्यूशंस होते हैं वहाँ पर ऐसा नहीं होता है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ उनमें आपस में इंटरेक्शंस होते हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पर एक टर्म ये लॉग ऑफ एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऐड होता है। तो जो भी वहाँ कुछ इंटरेक्शंस हो रहा है तो उसके लिए वो एक्टिविटी कोएफिशिएंट होता है, तो वो बाद में ये एक टर्म इस इक्वेशन में ऐड हो जाता है। बट बेसिकली ये हमारा इक्वेशन है जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कितना एसिड और कितना सॉल्ट ऐड करने से हमारा एक पर्टिकुलर पीएच का बफर बन जाता है। ठीक है, चलो मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ। ठीक है, आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा है।